निवेश की आदत सबसे अच्छी होती है। 1000 रुपए के निवेश से आप समय के साथ लाखों करोड़ों इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है नियमित रूप से सही जगह पैसे लगाना, साथ ही सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करना। योर मनी में हमारी कोशिश होती है आपके पैसों पर अच्छे से अच्छे रिटर्न दिलाने की और आपके निवेश पर सटीक सलाह देने की। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम करेंगे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें मेरा साथ देंगे वाइज एंड वेल्थ एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत। यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक जिन्होंने हमें ईमेल किया है वो है किरण। हेमंत, इनका सवाल ये है कि इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें है डीएसपी पीआर टॉप 100, 1000 रुपए डालते हैं। ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डालते हैं 2000 रुपए और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में डालते हैं 2000 रुपए। अब इनका सवाल ये है कि बाजार जैसे कि आजकल ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या इस समय इनको एसआईपी से निकल जाना चाहिए ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए? और क्योंकि इनको लगता है कि 10% से ज्यादा का प्रॉफिट ये ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो क्या इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और निकल जाना चाहिए? और साथ ही ये एफडी के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो पैसे निकाले उसको क्या ये एफडी में निवेश कर दे या नहीं। तो मेरे ख्याल से किरण की तरह काफी दर्शकों का यही सवाल होगा कि इस वक्त चूंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे है और क्योंकि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो आपको बेहतर रिटर्न मिल रहे होंगे, तो क्या उसे निकाल लिया जाए? लेकिन जब भी हम एसआईपी में निवेश करने की सलाह देते हैं लोगों को, उसका मकसद बस यही होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जाए। जब बाजार ऊपर होता है उसका तो फायदा आपको मिलता ही है, लेकिन जब बाजार नीचे होता है तभी भी आपको फायदा मिलता है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं कम कॉस्ट पर। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कविता, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दुविधा होती है। क्या होता है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए इन्वेस्ट करते हैं? हम थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। जब पैसा बनता है तो भी हमें प्रॉब्लम है, जब नहीं बनता तो भी हमें प्रॉब्लम है। जैसा इन्होंने कहा कि 10% का रिटर्न बनाया। देखिए, एसआईपी के द्वारा हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? जैसा आपने भी कहा, हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है हमारे पास लमसम पैसा ना हो। अगर हम ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एसआईपी एक जरिया है। एक बात यहाँ पे ये जरूरी क्लियर करना जरूरी है कि एसआईपी का मतलब ये नहीं कि खाली इक्विटी फंड की आप बात करें। एसआईपी आप डेट फंड में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फंड की बात हो रही है, इन्होंने 3 फंड की बात की, वहां पे हमको उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप डिसिप्लिन ले रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपको कुछ भी मार्केट में हो, चाहे ऊपर जाए और नीचे जाए, आपको कंटिन्यू करना है उस इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे अभी मान लीजिए इन्होंने बताया नहीं कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 10% की रिटर्न बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10-12% तो रिटर्न शायद पिछले 1 या 2 महीने में भी आ गया होगा। तो अगर इनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, देखिए यही प्रॉब्लम होती है। एसआईपी में आप डिसिप्लिन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बिना किसी ये सोचे कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप डर जाएंगे, आपको लगेगा अभी बाहर निकलना चाहिए। जब थोड़ा पैसा बना तो भी आपको खुशी हो जाएगी कि थोड़ा पैसा बनेगा, अभी निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसआईपी के द्वारा जब इन्वेस्ट करें या इनफैक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें, तो एक तो अपना टाइम होराइजन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां अगर आप मान के चलें कि इन्होंने ये भी नहीं कहा कि इनका गोल क्या है, इसका मतलब ना इन्होंने टाइम होराइजन डिसाइड किया, ना इन्होंने गोल डिसाइड किया, तो डेफिनेटली इनको ये दुविधा होनी ही वाली है और आज नहीं होगी, समय समय पे होगी। तो मुझे लगता है इनको क्या करना चाहिए, अभी ये देखना चाहिए कि पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितने समय के बाद चाहिए, इसके आपके जो गोल क्या है। जैसे ही आपको डिफाइन करते हैं, मान लीजिए इनको अगर ऐसा कोई गोल है जिसके 10 साल के बाद उनको पैसा चाहिए, तो अभी तो मार्केट में कुछ खाली 10% रिटर्न आया है। हम तो जब बात करते हैं 10-12 साल की, तो हम बात करते हैं 12% एनुअलाइज रिटर्न की। तो अभी तो उन्होंने कुछ रिटर्न बनाया ही नहीं है, तो इतने जल्दी में बाहर निकलना मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल सही समय है। तो जैसा मैंने कहा, इनको ये डिसाइड करना चाहिए कि ये इनका टाइम होराइजन कितना है, और जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म की हो, उसको किसी गोल के साथ अगर आप अलाइन कर लें, तो क्या होता है वो आपका फोकस रखता है। बिल्कुल। इन्होंने बात की कि हम एफडी में चले जाएं, वहां पर इनको 9% मिल रहा है। देखिए, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। जब मार्केट नीचे चला जाता है, जो समय है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तब हम इक्विटी से निकल के एफडी में चले जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमको सेफ्टी चाहिए। जब मार्केट में टर्न अराउंड होता है, तब तक आपका समय निकल चुका होता है, आप दोबारा से री एंटर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर के, अगर मान लीजिए सेंटर में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट अच्छा करेगी। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आया है, शायद अभी नहीं, कुछ समय के बाद शायद इंटरेस्ट रेट भी नीचे आए, आपके रुपये भी अब काफी स्ट्रांग है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो मेजर प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं, जो मैक्रो फैक्टर होते हैं, वो काफी सुधर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब लग रहा है
कि मार्केट शायद लंबे समय तक अच्छा करे। हाँ, देखिए इक्विटी मार्केट है, वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी। उसके लिए आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, चाहे एसआईपी से इन्वेस्ट करें, चाहे लमसम इन्वेस्ट करें, वॉलेटिलिटी के लिए आपको हमेशा तैयार होना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, अगर आपका टाइम होराइजन फिक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको इतनी जल्दी में इस समय पे पैसा निकालना चाहिए। और इनकी तरह जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की एसेट्स होती है, उसमें डेट भी है और इक्विटी भी है। तो हर समय में अपना एसेट एलोकेशन चेंज करने से कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज गंवाएंगे। तो इससे अच्छा एक ये तरीका है कि जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन गोल रखिए। हाँ, अगर आप चाहें तो साल में एक बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर दीजिए, तो वो एक तरह सिस्टमैटिक काम हो जाएगा, बजाय इसके कि मार्केट मूड या अपने मूड को आप देखें, बाजार को देख के आप कहीं ना कहीं उसमें चेंज करते हैं। बिल्कुल। करंटली जानो ये निवेश कर रहे हैं, ये फंड आपको ठीक लगते हैं? देखिए, इनमें 3 फंड्स हैं बेसिकली। मुझे लगता है अगर मैं इनकी कॉम्पोजिशन को देखूं तो डीएसपी टॉप 100 की जगह अगर एचडीएफसी इक्विटी फंड लें तो मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड की कमी है। एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड अगर आ जाए तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग भी सही होगी और उनकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो भी बेटर हो सकती है। और इसके अलावा अगर ये आगे चल के अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो फिर किस फंड में डालें? देखिए, 3 फंड तो इनके पास ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है अगर 10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हर महीने तो 3 फंड काफी है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो 60 to 70% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाए और 30 to 40% पैसा जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में जाए। उसको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप कंपोजिशन है, जैसे करंटली अगर हम बात करें, इन तीनों में अगर ये डिवाइड करें तो ये मिल जाएगी इनको। हर कैटेगरी में अच्छे अलग अलग तरह के फंड हैं। जैसे अगर मिड कैप की बात करें तो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है या फिर रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड हो सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर एक्सिस इक्विटी है, एचडीएफसी टॉप 200 है। अलग अलग तरह के हर कैटेगरी में फंड है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने कहा 60 to 70% पैसा जो आपका लार्ज कैप में रहे और बाकी मिड कैप में रहे। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है, जो आपको मॉनिटरिंग करनी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हर इन्वेस्टर शायद उसको ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकता। मल्टी कैप फंड में फायदा क्या है कि फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जब उनको लगे कि मिड कैप थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकता है तो वो थोड़ा उसमें बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। एज एन इन्वेस्टर आपको कुछ भी करने की वहां पे जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी फंड से निकलने या एसआईपी बंद करने का सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मैंने कहा, अपना टाइम होराइजन करके, अगर सब प्लान अगर सब आपका है कर लिया, आपने गोल भी बना लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहां पे आपको करने की जरूरत पड़ सकती है? पहली बात, जिस फंड से आपने शुरुआत की है, जरूरी नहीं कि अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल है तो आपको उसी फंड में बने रहना है। कहीं ना कहीं आपको उसको मॉनिटरिंग करनी होगी। मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस देखनी है आपको। परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। हर इक्विटी फंड का एक बेंचमार्क रहता है, तो आपको देखना है कि आपकी जो फंड है उसने बेंचमार्क के सामने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो मान लीजिए अगर कोई फंड है जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है, तो आपको ये देखना है, और ये इन्फॉर्मेशन सारी फैक्ट शीट और सब जगह पे अवेलेबल है, आपको ये देखना है कि आपके फंड ने निफ्टी के मुकाबले में कैसा किया है। दूसरा एक होता है पीयर ग्रुप कंपैरिजन, यानी इसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो बेटर कंपैरिजन है वो पीयर ग्रुप से होता है, क्योंकि हो सकता है कि 10 फंड हैं कैटेगरी में, 10 ने ही अगर बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन जब मैं पीयर ग्रुप से कंपेयर करूं तो आपका फंड अगर बॉटम में है तो फिर आपके फंड ने अच्छा काम नहीं किया। तो आई थिंक अगर फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता तभी निकालिए, ये नहीं कि एक क्वार्टर नहीं किया तो तभी आप निकाल दीजिए। तो एक कारण है परफॉर्मेंस का, या फंड आपकी सुटेबिलिटी ना हो, या आप अपने टाइम होराइजन के कंप्लीट पहुंच गए हो, तब जाके आपको फंड में चेंजेस करने चाहिए। चलिए, तो किरण जी, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो पे हमने चर्चा कर ली है। फिलहाल अपनी एसआईपी आपको रोकने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप चाहें तो अपना निवेश यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आदर्श पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम कर रहे हैं आपका कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिस्सी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ झुंझुनू राजस्थान से विकास है फोन लाइन पे। नमस्कार विकास, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं आप?
नमस्कार मैम, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एज ए चीफ फाइनेंस ऑफिसर वर्किंग कर रहा हूँ अभी। मेरी मंथली इनकम है 50, जैसा मैंने आपको पोर्टफोलियो में मैंने राइट डाउन किया है, मेरा मंथली इनकम है 51,500 जी। मैंने डिफरेंट फंड्स में 19,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ में मेरी LIC पॉलिसीज में मैंने लिया हुआ है, जिसमें ट्रम्प प्लान लिया हुआ है 40 लाख का, एंड देन 2 और 3 मैंने मनी बैक पॉलिसीज ली हुई है। ठीक है। उसके साथ में मैंने एक हेल्थ पॉलिसी भी लिया हुआ है मेरा 3.5 लाख का। अभी मेरे को मेरे पोर्टफोलियो के बारे में पूछना है मैम, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल विकास, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने कोई गोल अपने लिए निर्धारित किया हुआ है? आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस गोल के लिए कर रहे हैं? मैम ऐसा तो मैंने कोई गोल डिसाइड नहीं किया हुआ है, क्योंकि एज ए फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर एज ऑन डेट ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर सभी लोग अपनी अपनी अर्निंग सब लोगों की अच्छी है। और फिलहाल मैं अनमैरिड हूँ, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक या इस कमिंग ईयर में ही मेरी मैरिज भी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए मेरे को 10 to 15 लाख की जरूरत होगी। ठीक है। देन उसके बाद में रिटायरमेंट या आफ्टर 15 ईयर्स तक मेरे को कोई ऐसे पैसे की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। आप चूंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से है, तो मेरे ख्याल से आपने अपना पोर्टफोलियो क्या खुद ही बनाया हुआ है या किसी से कंसल्ट करके बनाया है? मैम खुद ही बनाया है मैंने ये पोर्टफोलियो। तो चलिए, तो कंग्रेचुलेशन विकास, आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक मैं कह सकती हूँ, जो भी हमें एटलीस्ट पोर्टफोलियोज आते हैं योर मनी पे, अगर उनसे तुलना की जाए तो काफी बेहतर है। और मेरे ख्याल से हेमंत भी सहमत होंगे यहाँ पर मेरी बात से। हेमंत जी बिल्कुल। कविता, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो उसके 2 हिस्से हैं, जैसा हम हमेशा बात करते हैं। पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट जी। अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो क्लियरली रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है जी। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। इनके पास कुछ इमरजेंसी फंड जैसा कुछ बनाया है कि नहीं, उन्होंने बताया नहीं, तो उनसे वो हम पूछ लेते हैं। विकास, आपने कोई इमरजेंसी फंड बनाया है? हाँ मैम, इमरजेंसी फंड मैंने बनाया हुआ है। FDR के अंदर मेरा 1.5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये करीब 3 महीने की जो इनकम है उसके बराबर है। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है इनका। अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत करें, उन्होंने ये कर दिया है। लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करें, जैसा उन्होंने कहा 15 साल का इनका टाइम होराइजन है, तो ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करे। तो इक्विटी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो दोनों ही बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक वहां पे भी इनका जो प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ एरियाज हैं मुझे लगता है जहां पे इनको वर्क करना पड़ेगा, और यहीं पे योर मनी, मेरे ख्याल से योर मनी का रोल आ जाएगा। जी बिल्कुल। जैसा इन्होंने कहा कि इनकी अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनका जो टर्म प्लान है वो करीब 40 लाख है। अगर मैं थंब रूल भी अप्लाई करूं तो मुझे लगता है कम से कम 60 या 70 लाख का इनको टर्म प्लान होना चाहिए। ये बात सही है कि आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आज ये शुरुआत करेंगे तो इनका प्रीमियम कम रहेगा। तो मुझे लगता है इस समय पे इनको कम से कम 20 या 30 लाख से अपना टर्म प्लान बढ़ा लेना चाहिए। जहां तक बाकी जो इनके पास जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो मनी बैक है और ट्रेडिशनल है। एक तरफ आपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया, एक तरफ आपने टर्म ले लिया, टर्म कवर ले लिया, बीच में मुझे लगता नहीं ये प्रोडक्ट जो है इनकी बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में कुछ अहमियत है या जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल है, मनी बैक है, रिटर्न बहुत कम मिलेगा आपको, या जो और एंडोमेंट प्लान है वहां पे भी रिटर्न कम मिलेगा। तो मुझे लगता है वहां पे इनको ग्रेजुअली इन प्रोडक्ट्स को फेज आउट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 15 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप वहां पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। इन एनी केस आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब जैसा मैंने यहाँ इक्विटी फंड्स की बात की या बैलेंस फंड की बात की, वहां पे आपको रिटर्न कहीं ज्यादा मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इनको ये चेंज करने की जरूरत है। इन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अभी इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है 3.5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो भी इनके लिए यहाँ पे ठीक है। अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे फंड पे कमेंट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा इन्होंने कोई गोल डिफाइन नहीं किया जी। इन्होंने कहा ब्रॉडली इनको 15 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए, साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनको शादी के लिए 15 लाख चाहिए। तो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि तुरंत है मेरे ख्याल से 15 लाख की जरूरत। अब इनकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूं, इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पीपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इनको 15 लाख की जरूरत है तो वो कहां से आएगा? जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी उस समय अगर मार्केट नीचे है तो आप नुकसान में निकलेंगे बाहर। तो आई थिंक इसीलिए गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है, साथ में टाइम होराइजन भी बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि इस स्टेज पे शायद इनके बहुत ज्यादा गोल नहीं हो, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये शादी करने वाले 1-2 साल के अंदर, रिटायर तो सभी को होना है, आप शादी करें या ना करें, जब भी करें वो गोल आपके रहेंगे।
तो कुछ ना, जैसे ही आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, टाइम होराइजन डिफाइन करते हैं, आपकी एसेट एलोकेशन बनती है। यानी आपका लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में गया जिसको आपको छूना नहीं है, शॉर्ट टर्म या मीडियम सम जो पैसा है वो कॉम्बिनेशन में गया, तो डेट में गया, तो हाइब्रिड में गया। अब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो डेट ऑप्शन जो है, डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, वो पैसा आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसा मैंने कहा, इनको गोल्स अपने डिफाइन करने चाहिए, टाइम होराइजन देखना चाहिए और उस तरह से पोर्टफोलियो को यहाँ पे बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक पूल बना के चलते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब आप कहीं ना कहीं से पैसा निकालेंगे। और जैसा मैंने कहा, हमने हमेशा देखा है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लीजिए 2 साल के बाद आपको पैसा जरूरत हो और उस समय मार्केट अगर 20 या 25% नीचे हो तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आप शॉर्ट टर्म का पैसा किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में डालें और वहां भी उन ऑप्शन में डालें जो टैक्स एफिशिएंट है, जैसे म्यूचुअल फंड की डेट ऑप्शन है, वहां ट्रेडिशनल ऑप्शन मत डालिए क्योंकि एक तो वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, दूसरी वहां पर लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है। तो ये भी आपको देखना है कि टैक्स एफिशिएंट रिटर्न हो, लिक्विडिटी मिले, आपको ट्रांसपेरेंसी मिले और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप जाइए। तो आई थिंक मुझे लगता है ये अगर आप कर ले, इनका प्रोसेस जैसा मैंने पहले कहा बहुत ही अच्छे से उन्होंने फॉलो किया है। पोर्टफोलियो कंपोजिशन में इनको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है और जैसा मैंने कहा गोल डिफाइन करें, टाइम होराइजन रखें, तो कभी भी जब भी इनको पैसा लगे की जरूरत पड़ेगी वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ विकास से जानना चाहूंगी, विकास आपने कहा आपको 15 लाख रुपए चाहिए होंगे शादी के लिए, क्या आपने कुछ बंदोबस्त किया हुआ है या आप करंट इन्वेस्टमेंट में से ही सोच रहे थे कि पैसे निकाल लिए जाए? नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं है मेरे पास में। करीबन 3 लाख रुपए का अभी मैंने अलग से रखा हुआ है, इसके अलावा और कोई मैंने पैसा नहीं रखा हुआ है। बिल्कुल, तो हेमंत आपका गेस बिल्कुल सही था। इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं किया हुआ है जहां तक 15 लाख की रिक्वायरमेंट की बात है तुरंत जो इनको शादी के लिए चाहिए। जी मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो पीपीएफ में या फिर इक्विटी फंड में है। अगर आपको 1 साल के बाद पैसा चाहिए तो आपको टाइम होराइजन बहुत छोटा हो गया। ये बात सही है कि शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल तक मार्केट अच्छा रहे, बट उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी समय है कि ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीअलाइन कर लें। जो अपनी इमीडिएट गोल है जो उनका 15 लाख का। बिल्कुल, अभी फंड्स पर आते हैं, जैसे कि हम बात भी करना चाह रहे थे। आपको इनके फंड्स कैसे लगते हैं? देखिए मैं ये बता दूं कि इनके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। 19,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करीब 6 फंड है, शायद एक फंड ज्यादा हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर क्योंकि इनके पास स्कोप भी आगे जाके इन्वेस्टमेंट करने का, फंड सिलेक्शन कंपोजिशन अगर हम बात करें डिफरेंट सेगमेंट्स मार्केट की, हर लिहाज से इनकी जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। और जो शॉर्ट टर्म गोल है इनका शादी का 15 लाख रुपए ये जोड़ना चाहते हैं, तुरंत तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर कोई डेट अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना चाहे तो वो कौन सा फंड होना चाहिए? देखिए इस समय पे क्योंकि इनका टाइम होराइजन 1 या 2 साल का है, तो इनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म इनकम फंड जो है वो देखने की जरूरत है। जो प्रॉपर इनकम फंड है या इस समय पे 1 साल की एफएमपीज भी जो है वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वहां पे पैसा लॉक रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, मुझे लगता है इनके लिए बिल्कुल सही है। जैसा मैंने कहा क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, इनके जो टैक्स एफिशिएंसी भी एक काफी हद तक उनको उसका फायदा मिलेगा। चलिए यहाँ पे विकास, तो आपका पोर्टफोलियो मोटा मोटा देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपसे एक गलती हो गई है, वो है गोल डिसाइड करने में। जैसा कि आपने कहा कि आपको शादी करनी है, जो कि आप मेरे ख्याल से जैसा कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक हो जाएगी। आपको 15 लाख रुपए चाहिए, आपको एक शॉर्ट टर्म इनकम फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा खास उस गोल के लिए, और बाकी फंड बिल्कुल सही है। बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रिटायरमेंट और बच्चे की पढ़ाई के लिए कैसे जोड़े करोड़ों रुपए। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर राय, और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। राहुल कौशल हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार राहुल, सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल है ये, मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए था अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ठीक है, 17 साल बाद। ठीक है। और रिटायरमेंट के लिए चाहिए था मेरे को 2 से 3 करोड़। अभी मेरी 29 ईयर्स एज है। ठीक है। अभी मैं 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं। हर साल 20% का मेरा मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। जी जी, चलिए आपको बताते हैं आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक आप ये गोल्स अचीव कर पाएंगे या नहीं।
हेमंत, आपकी डिटेल्स इनकी तो है हमारे पास। फिलहाल इनका जो गोल है, आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है? देखिए, इनके 2 गोल है। इन्होंने कहा, एक 17 साल के बाद है चाइल्ड एजुकेशन का और 31 साल के बाद है अपनी रिटायरमेंट का। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 1 करोड़ चाहिए, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने 3 करोड़ का है। क्योंकि लंबा समय है, 17 और 31 साल का टाइम होराइजन है, तो डेफिनेटली जैसा हमने पहले भी बात की है, इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बन सकता है। सिस्टमैटिकली अगर ये इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो पहले गोल के लिए इनको करीब 16,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरा जो इनका रिटायरमेंट का गोल है उसको 9,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 25,000, यानी 3 लाख रुपए इनको साल में इन्वेस्ट करना है। इनकी एनुअल इनकम अभी 2.5 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं एक गैप है। बट 29 ईयर्स के हैं, इनकम बढ़ेगी। मुझे लगता है मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना चाहिए उतना आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत कर दीजिए अभी, जैसे जैसे, इसका मतलब ये नहीं आपको डिले करना है, शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे आप जैसा इनकम बढ़े उसको यहाँ पे ये बढ़ा सकते हैं। अब अभी जो करंटली इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 10,000 रुपए है, तो करीब 15,000 रुपए का यहाँ पे गैप है। उसमें से भी 3,500 रुपए जो है एनपीएस में जा रहा है। तो मुझे लगता है करंट पोर्टफोलियो में एनपीएस में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो एक इतना ज्यादा एग्रेसिव या इतना बैलेंस तरह का पोर्टफोलियो कि शायद इक्विटी जैसे रिटर्न आपको वहां ना मिले। क्योंकि इनको आगे 15,000 और इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है एनपीएस को रख सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा, अगर 10,000 है तो उसमें 35% बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसमें कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। अब 6,500 रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है इक्विटी फंड्स के अंदर। 5 फंड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है नंबर ऑफ फंड यहाँ पे कम करने की जरूरत है। 1-2 फंड थोड़े एग्रेसिव भी है, जैसे रिलायंस फार्मा फंड है। मैं उसी पर आ रही थी, एक तो सेक्टोरल फंड भी है वो। हाँ, सेक्टोरल फंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अगर आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, सेक्टोरल फंड का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है कहीं ज्यादा, शायद अगर सही अपने फंड चुना और सही समय पे निकले, लेकिन क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत आपको काफी पड़ती है, वो आप आम निवेशक कर नहीं पाता है। तो मुझे लगता है रिलायंस फार्मा से निकल जाए। सारे के सारे फंड अच्छे हैं, पहले बता दूं अपने कैटेगरी में। और दूसरा फंड है इनका ऐसे डायनेमिक, वो दोनों से निकल के जो पैसे हैं वो ऐसे फोकस ब्लू चिप जो उनके पास ऑलरेडी है वहां पे कर दें। तो कुल मिला के इनके पास 3 फंड रहेंगे, उसमें ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बात की थी रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई टर्म प्लान नहीं लिया। तो मुझे लगता है कम से कम 25 लाख का अगर ये टर्म प्लान ले लें शुरुआत में अभी की इनकम के हिसाब से, तो वो सही रहेगा। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाए उसको भी आप रीअलाइन करते जाइए। ऐसा नहीं हो कि आपने 25 लाख का इंश्योरेंस लिया और 10 साल तक उसको चेंज नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है ये कुछ बदलाव करें। जैसा मैंने कहा, गैप है इस समय पे, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इनकम बढ़े, जैसे आय बढ़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो गोल डेफिनेटली अचीव हो सकता है। बिल्कुल। और राहुल, यहाँ पर आपको तमाम सलाह दे दी गई है। आपको अपना निवेश बढ़ाना है जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, और साथ ही आपको एक टर्म प्लान लेने की जरूरत है। 25 लाख का फिलहाल आप ले सकते हैं, आगे चलकर चाहे तो अपना कवर बढ़ा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।